तब पता चल जाए और देखने लायक हो तो देखने के बाद दूसरों को भी प्लीज बताइए। आपकी बहुत जरूरत है। और मैं सिर्फ 3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच क्या चल रहा है, जिससे आप देख सकेंगे कि इस देश में क्या चल रहा है या क्या हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। देर तो हो चुकी है वैसे, लेकिन तब भी अगर आप देर से भी चीजों को देख लें तो बहुत कुछ बच जाता है, चीजें संभल जाती हैं। 3 उदाहरण देने की बात मैंने कही। पहला उदाहरण है नोटबंदी का। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी लागू की जाती है। किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा बड़ा फैसला आ रहा है। कितने लोगों की जमा पूंजी, जिनकी मेहनत की कमाई थी, वो भी उड़ गई, वो भी मिट्टी में मिल गई। मामले को चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। संविधान पीठ का गठन होता है। संविधान पीठ का कहना, निर्देश आता है सरकार को और भारतीय रिजर्व बैंक को कि 8 नवंबर के एक दिन पहले दोनों संस्थाओं के बीच जो पत्राचार हो रहे हैं, क्या किसकी तरफ से हां कहा गया, किसकी तरफ से ना कहा गया, इसकी पूरी फाइल हलफनामे की शक्ल में बनाकर पेश की जाए। लेकिन इस नवंबर के पहले हफ्ते में जब संविधान पीठ सुनवाई के लिए बैठता है तो जवाब आता है कि हलफनामा तैयार नहीं है, अगली तारीख तय कर दें। अदालत नाराज हो जाती है कि यह संविधान पीठ है, इस तरह से यहां तारीखें रद्द नहीं की जानी चाहिए। सोचिए, नोटबंदी के 7 साल हो जाते हैं, इसके बाद भी अगर कोर्ट कहे कि फाइल रेडी कीजिए, हलफनामे के रूप में पेश कीजिए, तो रिजर्व बैंक और सरकार हलफनामे के रूप में उन फाइलों को, उन दस्तावेजों को कोर्ट के सामने पेश करने में असमर्थता जाहिर करते हैं। तो यह एक स्थिति आपके सामने है। दूसरी स्थिति क्या है, फुर्ती देखिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं। 24 घंटे के भीतर उनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल आता है, यह अचंभा हुआ कैसे? इतने सारे नामों की सूची में से 4 नाम चुन लिए गए और 4 में से एक नाम पर फैसला भी हो गया। उसी दिन फाइल तैयार होती है और उसी दिन वह फाइल कानून मंत्रालय में मंजूर होती है। वहां से चलकर प्रधानमंत्री कार्यालय जाती है, वहां से मंजूर होकर राष्ट्रपति भवन और वहां से अधिसूचना जारी हो जाती है। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बना दिए जाते हैं। अदालत की तरफ से सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयुक्त के पद पर यस मैन की नियुक्ति हो रही है? इतनी तेज गति से, बिजली की गति से नियुक्ति कैसे हो जा रही है? वो क्या प्रक्रिया है? कैसे जान लिया जा रहा है कि इतने कम समय में कैसे पता चल जाता है कि यह व्यक्ति निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, निडर है? चुनाव आयुक्त के पद पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की भी जांच कर सके। और इसका एक संदर्भ यह भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक ऑब्जर्वर ने जब प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच कर दी तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। बाद में केंद्रीय प्रशासनिक पंचायत कैट ने उनके निलंबन को गलत बताया। तो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। चुनाव आयोग के भीतर 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के 5 मामले आते हैं। 5 में उन्हें क्लीन चिट दी जाती है और 5 में एक व्यक्ति, अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त हैं, असहमति दर्ज कराते हैं। मतलब वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से चूक होती है। तो इस तरह से क्या हम चुनाव आयोग जैसी संस्था की स्वायत्तता गंवाते जा रहे हैं? कोर्ट की टिप्पणियों से क्या हमें मौका नहीं मिल रहा है कि एक बार हम इस संस्था को सतर्कता की निगाह से देखें? जिस तरह की टिप्पणियां अदालत की तरफ से आई हैं अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर, वो कोई सामान्य बात नहीं है, मगर आप इसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? इन बातों पर आपका ध्यान ना जाए, इसीलिए देश में दिन रात किसी ना किसी बहाने हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा उठाया जाता रहता है। हर